तो कक्षा 8वीं के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 8वीं विज्ञान चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका है वायु यानी कि एयर, इस वायु वाले चैप्टर को जो कि अध्याय 3 के अंतर्गत आता है, एकदम सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल हर एक टॉपिक को और टॉपिक के साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कराते हुए इस वीडियो नोट्स के अंतर्गत आपको समझाए जाएंगे। आइए हर एक चीज को बारी बारी से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम में जो आपको दिख रहा होगा वह है वायु यानी कि एयर। एयर क्या होती है? देखिए, अगर आपके घर में आपकी मम्मी बनाती हैं शरबत, तो शरबत में क्या 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 डाला जाता है? पहला चीज तो शरबत में डाला जाता है चीनी, और दूसरा चीज डाला जाता है पानी, और उसमें नींबू इत्यादि भी क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब अगर इस शरबत में देखा जाए तो एक या एक से अधिक चीजें मिली हुई हैं, दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हैं, और जब दो या दो से अधिक चीजें मिली होती हैं तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं मिश्रण। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। यानी कि 100 की सीधी एक बात है कि जिस भी चीज में दो या दो से अधिक चीज मिला होगा उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। उसी प्रकार से वायु आपकी एक क्या है? मिश्रण है। जिस प्रकार से शरबत के अंतर्गत चीनी, नमक और पानी, दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। उसी प्रकार से वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई हैं। विभिन्न प्रकार की क्या मिली हुई हैं? गैसें मिली हुई हैं। तो ये मतलब कई प्रकार की गैसें हैं, तो इसलिए इसको हम वायु को किसका मिश्रण कहेंगे? कि विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों, कोई आपसे यदि पूछे कि वायु क्या है, या आप अपने साथी से जाकर के पूछिएगा कि वायु क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा कि वायु विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है, यदि नहीं पढ़ा है तो। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे तो आप तुरंत से उसको जवाब दोगे कि भैया जो वायु है ना वह क्या है? वह विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को वायु समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में हम समझते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं। देखिए, वायु हमारे चारों ओर है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ना? नहीं देख सकते वायु को, पर महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हवा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन पत्ते ओत्ते या हल्की चीजें उड़ने लगती हैं तो हमें महसूस जरूर हो जाता है कि वायु चल रही है। यह सभी जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है। और जो हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है ना, हमारे चारों ओर जो वायु उपस्थित है उसी मंडल को हम कहते हैं वायुमंडल। यह जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम बिना सांस लिए कुछ देखिए, किसी का अगर सांस आप रोक दीजिए, अपने नाक को आप पकड़ लीजिए, किसी प्रकार से हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा। तो वही कह रहा है, क्योंकि हम बिना सांस लिए बस कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। अब वायु का कार्य आइए देखते हैं कि वायु का क्या क्या कार्य है आपके दैनिक जीवन के अंतर्गत। तो वायु का कार्य जो है जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक, यानी सांस लेने के लिए आवश्यक है। कौन? वायु। वर्षा होने में सहायक। वर्षा कैसे होती है? देखिए, जब गर्मी के दिनों में समुद्र का पानी वाष्पित होता है, वाष्प बन जाता है गर्म सूर्य की गर्मी से, तो वायु क्या करती है ना, उस वाष्पित हुए पानी को ऊपर ले जाकर के उड़ा देती है, और वह पानी ऊपर जब बादलों के पास जाता है ना, तो वह बादलों के पास जाकर के फिर से वह वर्षा रूप में क्या करता है? नीचे हमारे क्या करता है? धरती पर बरसता है। तो यह क्या करती है? वर्षा होने में भी सहायक होती है। अब जब ये वाष्प ऊपर जाएगा, वर्षा होगी, तो तापमान भी क्या होगा? नियंत्रित होगा। जैसे देखिए, गर्मी के दिनों में आप घर में बैठ करके एकदम क्या कर रहे होते हैं? गर्मी से व्याकुल हो रहे होते हैं, और आप सोचते हैं कि थोड़ी सी हवा चल जाए कि हमें क्या मिल जाए? राहत मिल जाए। और थोड़ी सी हवा चलती है तो आपको गर्मी से राहत मिल जाती है। तो यह तापमान को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। बीजों के फैलाव में भी क्या करती है? मदद करती है। जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे या घास इत्यादि हैं, उनके
बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, जिससे हमारा पारिस्थितिकी भी बचा रहता है। अब देखिए, वायु हमने अभी बताया कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं, इसलिए वायु को हम विभिन्न गैसों का क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मुख्य रूप से इस मिश्रण के अंतर्गत चीनी, पानी और नींबू के अंतर्गत क्या क्या मिला है, आइए इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर यहां से देखें तो सबसे ज्यादा वायु के अंतर्गत कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन, जो कि कितना है 78%। यानी कि 100 किलो हवा ले लोगे आप तो उसमें 78 किलो क्या रहेगा, आपका नाइट्रोजन रहेगा। एज ए एग्जांपल बता रहा हूं, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन जिसकी मात्रा कितनी है आपकी 21% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्गन की मात्रा कितनी है 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए अत्यंत हानिकारक भी है, इसकी मात्रा बहुत कम 0.03% है। उसके अलावा जलवाष्प और धूल इत्यादि भी वायु में मिले होते हैं, जिसकी मात्रा थोड़ी सी होती है। तो इस मिश्रण के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिली होती हैं। इस संगठन को याद कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका 21%, आर्गन आपका 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे कम 0.03% होता है। अगले क्रम में बच्चों आइए समझते हैं ओजोन परत को। देखिए, सबसे मुख्य चीज आपको समझाते हैं, ये आपके सूर्य देवता हैं। कौन है, सूर्य देवता। अब सूर्य देवता का काम है कि ये हमारे धरती माता को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। धरती माता, मान लो यहाँ पे हरी भरी चीजें हैं, तो यहाँ पे ये धरती माता को क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। लेकिन होता यह है कि इनके प्रकाश जब यहाँ नीचे धरती माता पर आता है ना, तो इसके प्रकाश में, इसकी ऊर्जा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। तो हमारे पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक इस प्रकार का लेयर बन जाता है, किसका, हवा का, ऑक्सीजन का, जिसमें वैसे ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। और यह मुक्त रूप में हमारे पर्यावरण में O2 के रूप में पाया जाता है। यानी ऑक्सीजन के 2 अणु एक साथ मिले होते हैं। अब ये 2 अणु के जगह अगर 3 अणु हो जाएंगे ना, तो ये परत का इसके निर्माण हो जाएगा। अब यह परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सूंघ लेती है, अपने अंदर क्या करती है, सूंघ लेती है, और हमें कैंसर जैसे बीमारियों से बचाती है। देखिए, इसके अंतर्गत ऐसी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, वे हमारे जीवन के लिए काफी घातक होती हैं, कैंसर का रूप ले लेती हैं। उन किरणों को, उन हानिकारक किरणों को ना, ये एक मोटी सी परत बन जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की, जो कि उससे आने में रोकती है। और इसी परत को हम क्या कहते हैं, इसी परत को हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। आइए समझते हैं, बता दो सर ओजोन लेयर के बारे में। तो यह पृथ्वी से हमने कुछ ऊपर जो बताया ना, तो पृथ्वी से 18 से 23 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, पाई जाती है। कौन, ओजोन परत। दूसरा, यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है हम तक आने से, क्योंकि इससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर से बचाव होता है। ठीक है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में पाई जाती है, और O3 जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाते हैं तो ये ओजोन का निर्माण करती है। तो 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है आपकी ओजोन। इतनी बातें आप परीक्षा में लिख दोगे ना, तो एग्जामिनर भर भर करके नंबर आपको देगा। अब अगले क्रम में आइए बात करते हैं उस प्राणवायु की जिसके द्वारा हम सांस ले पाते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का संकेत क्या है, आपका O है। ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O है। और जैसा कि हमने बताया, यह मुक्त रूप में प्रकृति में O2 के रूप में पाई जाती है, यानी हमेशा इसके साथ 2 अणु एक साथ जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के 2 अणु एक साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब इसे जो कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। सभी जीवों में श्वसन आवश्यक है। श्वसन, जीने के लिए श्वसन आपका आवश्यक है ना, इसलिए आपके शरीर में तभी तक प्राण माना जाता है जब तक आपके शरीर में सांसें चल रही हों। जब तक आपके शरीर में सांसें चल रही हों, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। अब ऑक्सीजन को बनाते कैसे हैं सर, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। आपके बुक में दिया हुआ है। एक देखिए, हम करते क्या है, सबसे पहले एक बर्तन में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ मात्रा लेकर के इसको स्प्रिट बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं ना, तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे हम
एक गैस ट्यूब रहती है, उस ट्यूब के माध्यम से इसको क्या करते हैं, गुजार देते हैं। और एक परखनली को हम क्या करते हैं, पानी में रखे टब में, पानी से भरे टब में हम क्या करते हैं, परखनली को रख देते हैं। पानी से भरे टब में परखनली को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और इस पाइप को ऐसे ले आ करके क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन गैस आपकी इधर की ओर क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। फिर इसके मुंह को बंद कर देते हैं और इस ट्यूब को निकाल लेते हैं। तो इससे हमें ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब यह प्रक्रिया आपको दिया हुआ है, चित्र अगर बनाने के लिए बोलेगा तो यहां पे एक आप इस तरह से बना दीजिएगा। ये आप पोटेशियम परमैंगनेट दिखा दीजिएगा। ऐसे ये आपकी गैस की नली है, नली दिखा दीजिएगा। ये टब में पानी रखा हुआ दिखा दीजिएगा। और ये इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्यूब हो जाएगी, गैस ट्यूब जिसको कहते हैं। तो ऐसे दिखा देंगे तो नंबर आपका मस्त मिल जाएगा और चित्र भी देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। आइए इसके बारे में अब बताते हैं। देखिए बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, उसका सूत्र होता है KMnO4। क्या होता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4। तो इसको बनाने की जो आवश्यक सामग्री है ना, पहली चीज चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट, फिर चाहिए मोटी परखनली जिसमें हम गैस को एकत्रित करते हैं, और तीसरी चीज चाहिए टब में पानी, और चौथी चीज चाहिए गैस ट्यूब। ठीक है, इतनी चीज हमारे पास होनी चाहिए। प्रक्रिया कैसे होती है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, कैसे बनती है, पोटेशियम परमैंगनेट से कैसे बनती है। जब दो मॉलिक्यूल में पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, KMnO4 को दो मॉलिक्यूल में, जैसे आलू अगर लेने जाते हो तो आलू को किस में मापता है दुकानदार, केजी में मापता है। आलू को किस में मापता है, केजी में। उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंतर्गत जो यहां पे ये कण दिए हुए हैं ना, इनको मॉलिक्यूल में मापते हैं। किस में मापते हैं, मॉलिक्यूल में मापते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल में KMnO4 लेंगे तो आपका बनेगा K2MnO4 और MnO2 बनेगा, और साथ में ये ऑक्सीजन गैस क्या होती है, निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस साथ में क्या होती है, निकलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है बच्चों। अब इसमें देखिए सावधानी हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, गर्म करते समय परखनली को थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि KMnO4 उछलकर ऊपर न आए। ये आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। ये चीज आप सब लिख देंगे। उसके बाद आपको समझना है कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या हैं। ऑक्सीजन यानी कि देखने में कैसा लगता है, महसूस करने में कैसा लगता है। तो देखिए हवा, ऑक्सीजन का मतलब सिंपल सा हवा है। हवा का कोई रंग होता है क्या, जी नहीं। हवा का कोई गंध होता है क्या, नहीं। तो ये रंगहीन, गंधहीन, और चूंकि ये उड़ती है ना, और उड़ने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, जो अपने आप उड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस। उड़ने वाली चीज को गैस, और बहने वाली चीजों को द्रव कहते हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि यह एक रंगहीन, गंधहीन क्या है, गैस है। और वायु से न तो हल्की है और न भारी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन वायु से न तो भारी है और न तो बच्चों हल्की है। जल में कम घुलनशील है, यानी अल्प विलेय है। जल में क्या है, अल्प विलेय है। अब रासायनिक गुण आइए देख लेते हैं। रासायनिक गुण क्या है इसके, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, यानी कि इसको आग में जलाएंगे तो स्वयं नहीं जलती, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में आग जल भी नहीं सकती। यानी कि यह स्वयं तो नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायता जरूर करती है आपकी। अगर किसी भी जैसे कमरा है आपका, उस कमरे से अगर आप ऑक्सीजन की पूरी मात्रा को वहां से निकाल दें तो जो आपकी आग है ना, उस कमरे के अंदर नहीं जल सकती है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो यह ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक जरूर होती है। धातु व अधातु से अभिक्रिया कर यह क्या बनाती है, ऑक्साइड। जैसे देखिए मैग्नीशियम को जलाने पर MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है, और कोयले को जलाने पर, कोयला क्या है आपका, न धातु है न अधातु है, तो कोयलों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 बनाती है, यानी कार्बन का ऑक्साइड बनाती है। सल्फर आपका अधातु है, अधातु को जलाएंगे तो सल्फर का ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है। इसका समीकरण आप ऐसे देख सकते हैं बच्चों। अभी छोटा छोटा समीकरण है, ये समीकरण जब आप देखे रहेंगे ना तो अगली कक्षा में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए होता कैसे है कि जैसे यहां पे दिया हुआ है 2Mg, अब इसके साथ में हम मिलाते हैं क्या, O2 को। इसके साथ में हम क्या मिलाते हैं, O2 को। तो Mg हमारे पास 2 था,
O भी हमारे पास 2 था, तो ये मिल करके ये दोनों Mg भी हमारे पास 2 था और O2 भी हमारे पास कितना था, 2 था। तो ये अगर मैं ऐसे लिख दूं 2MgO, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये मिल करके, ये दोनों मिल करके ये 2MgO बनाया। उसी प्रकार से C और O2 मिल करके CO2, S और O2 मिल करके SO2 बनाया। तो ऐसे बनती है रिएक्शन, इस चीज को याद रखिएगा। अब ऑक्सीजन के उपयोग क्या है सर? इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं? तो सबसे पहले श्वसन में, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी प्रकार के जीव जो हैं उनके लिए ये आवश्यक है। अस्पताल में आपने देखा होगा, वेंटिलेटर में मरीजों को जब ऑक्सीजन देता है डॉक्टर, तो ऑक्सीजन मास्क द्वारा उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर, देखिए पर्वतारोही हो गया, अंतरिक्ष यात्री हो गया या गोताखोर हो गया। देखिए ये हमारी धरती माता अगर है तो धरती माता से जब ऊपर जाएंगे तो भी और नीचे जाएंगे तो भी वायु दाब, आगे वायु दाब पढ़ेंगे, वायु दाब क्या होता है, कम होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, सिंपल सा समझिए अभी कि पृथ्वी के ऊपर अगर जाएंगे तो भी वायु की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। पृथ्वी से नीचे जाएंगे समुद्र में तो भी वायु की क्या, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत शरीर में हमारे दर्द होने लगता है। बिल्डिंग कार्य में भी धातुओं को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन के प्रयोग को समझ सकते हो। 4 प्रयोग ऑक्सीजन के दिए हुए हैं बच्चों। आइए अगले क्रम में हम समझते हैं अब नाइट्रोजन को। हम नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन वही है जो वायु के मिश्रण में कितना % पाया जाता है, वायु के मिश्रण में जो सबसे अधिक मात्रा में 78% पाया जाता है ना, वही आपका है नाइट्रोजन। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन के बारे में तो जाना हमने, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है वायु के अंतर्गत। तो ऑक्सीजन को हम समझ लिए। अब सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है नाइट्रोजन। तो वायु में यह 78% पाई जाती है। यह ऑक्सीजन से अधिक सक्रियता को कम करती है। यह ऑक्सीजन की अधिक सक्रियता जो है उसको कम करती है ताकि सब कुछ तुरंत न जल जाए। देखिए ऑक्सीजन जो है ना वह जलाने का काम करती है, यानी कि जब ऑक्सीजन के संपर्क में चीजें आएंगी तो उसमें आग बड़ी आसानी से लग जाएगी, लेकिन जब उसमें नाइट्रोजन मिला होगा ना, तो उसमें आग नहीं पकड़ेगी, उसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ेगी। तो यह ऑक्सीजन की अधिक सक्रियता को कम करती है ताकि सब कुछ तुरंत न जल जाए। अब नाइट्रोजन के जो उपयोग है ना बच्चों, आइए नाइट्रोजन के उपयोग को समझते हैं। देखिए आपके सबके घर में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ खेती जरूर होती होगी बच्चों। अब उस खेती में हम क्या करते हैं, वो खेती में जब चाहे धान की खेती हो, चाहे जिस किसी की भी खेती हो, उस खेती में आपके पिताजी क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का। और यूरिया का जो मुख्य रूप से घटक है ना, यूरिया का जो मुख्य रूप से घटक है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं और यह भी प्रकृति में N2 के रूप में पाया जाता है। तो यूरिया में अधिकतर मात्रा किसकी होती है, N2 की। और आप सब जानते हो कि यूरिया किस लिए डाला जाता है बच्चों, पौधों को बढ़ने के लिए, ताकि अगर पौधा खराब हो रहा हो तो यूरिया उसमें डाल देने पर पौधे की वृद्धि अच्छी खासी हो जाती है। तो यहां से यूरिया का उपयोग करने का मतलब उसमें यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक से अधिक होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन मिला होता है और यूरिया जब डालते हैं हम किसमें, पौधों में, तो पौधे जल्दी जल्दी क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। यानी पौधों की वृद्धि और विकास में नाइट्रोजन का अहम योगदान है। यानी कि यहां से पढ़िएगा, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन का यह हिस्सा है जो कि प्रोटीन देता है और पौधे जल्दी से बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया यानी NH3 बनाता है, जिससे उर्वरक या फर्टिलाइजर बनते हैं। यह भी बात याद रखिएगा। विद्युत बल्बों में भरी जाती है। जो आपका विद्युत बल्ब आते हैं ना, ये वाले इस तरह के विद्युत बल्ब होते हैं ना, इस तरह के, इसमें आपके इस तरह से लगे होते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, ऐसे लगे होते हैं ना ये वाला विद्युत बल्ब। तो इस विद्युत बल्बों में, बल्ब के अंदर भरी जाती है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इसके अंदर जो ये फिलामेंट होता है ना, इसको खराब होने से बचाता है, जल्दी खराब नहीं होता। चौथा है पैक खाद्य पदार्थ में भरी जाती है ताकि भोजन ताजा रहे और ऑक्सीजन का प्रभाव न पड़े। देखिए जो आप लेस या कुरकुरे जो खाते हैं उसकी पैकेट में हवा भरी रहती है,
आपने देखा होगा। तो उस हवा में आपकी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आपका लेस या कुरकुरे आएगा, खुला वातावरण में आएगा, हवा उसमें लगेगी ना, तो वो थोड़ा सा जो आपका जैसे कड़ा लगता है ना, वह आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसको हम कहेंगे कि नमी उसमें घुस जाएगी, और नमी घुस जाएगी तो उतना स्वादिष्ट नहीं बचेगा। इसलिए हम खाद्य पदार्थों के पैकेटों में कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है। और बच्चों, अगला क्रम में आता है वायु का प्रदूषण। आइए समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब अवांछित गैसें और धूल के कण वायु में मिलकर उसे जीवों के लिए हानिकारक बना देते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी वायु के अंदर गंदी चीजों का मिल जाना, गंदी चीजों में जैसे क्या, अवांछित गैसें और धूल के कण इत्यादि जब मिल जाते हैं ना, या धुआं इत्यादि हो गया, धुआं भी क्या है? अवांछित गैसें है ना। तो ये सारी चीजें जब वायु में मिल जाती हैं तो वह जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वायु का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कहते हैं बच्चों। एयर पोल्यूशन का कारण क्या है? देखिए, जब हम कूड़ा कचरा को जलाते हैं ना, तो उसमें से काफी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जो आपके वाहन चलते हैं, वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि पाया जाता है, जो कि अत्यंत हानिकारक होता है। और ये सब जो वाहन से निकलने वाले धुएं हैं, ये कहां मिल रहे हैं? हवा में ही तो जाके मिल रहे हैं। तो हवा को क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। और कारखानों में कैसे? कारखानों में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियां बनी होती हैं, उन चिमनियों में धुआं निकलता है, और उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और राख होती है, जो कि हवा में मिलकर के हवा को खराब बनाती है। कोयला, लकड़ी और कचरा जब हम जलाते हैं तो उसमें भी विषैली गैस, धुआं देखते हैं ना कितना बुरा महकता है। तो वो धुआं कहां जा रहा है? हवा में जा रहा है, और हवा में जाकर के हवा को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण, जैसा ही औद्योगिकीकरण हो रहा है, तरह तरह की गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि बन रहे हैं, और वो वाहन रोड पे चल रहे हैं और अत्यंत अधिक मात्रा में धुआं उड़ा रहे हैं, जो कि वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अगले क्रम में वायु प्रदूषण से आप बचाव किस प्रकार से करेंगे, आइए समझते हैं वायु प्रदूषण से बचाव कैसे करेंगे। तो बच्चों, वायु प्रदूषण से बचाव के लिए औद्योगिकी प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ेगा, कम प्रदूषण वाले तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। दूसरा चीज, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग। देखिए, सौर ऊर्जा देखते होंगे आप लोग कि जो आपके घर में सोलर पैनल होते हैं, उनसे क्या कोई प्रदूषण या धुआं निकलता है? क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो बिजली बनाते हैं। लेकिन पावर प्लांट देखिए, पावर प्लांट बिजली बनाने के बदले अत्यंत अधिक मात्रा में धुआं निकालते हैं। तो उसके जगह पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। वाहन की नियंत्रित जांच होनी चाहिए। देखते होंगे आप लोग कि जो पुराने वाहन होते हैं ना, बहुत ज्यादा धुआं उड़ाते हैं, तो उनको बंद कर देना चाहिए। सूखे पत्ते या कचरे को खुले में ना जलाएं, उनको एक नियंत्रित व्यवस्था बना करके ही जलाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन ज्यादा हो। ये प्रकृति के फेफड़े हैं, और ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा ना, तो उसमें थोड़ी बहुत गंदगी मिलेगी भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी विशेष। फैक्ट्री या चिमनियों को ऊंची बनाना ताकि वो नीचे की वायु को डिस्टर्ब ना कर सके। धूम्रपान न करना बहुत गंदी चीज है ये धूम्रपान। धूम्रपान से आपके जो फेफड़े होते हैं ना, वो सड़ जाते हैं, इसलिए धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है आपको। और ये स्प्रे परफ्यूम का प्रयोग कम करना। स्प्रे परफ्यूम जो होते हैं ना, ये भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। अब बच्चों आता है धूम कोहरा, जिसको हम स्मोग कहते हैं। अब धूम कोहरा क्या होता है, आइए समझते हैं। सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है, सर्दियों के दिनों में जो कोहरा पड़ता है, धुंध जिसको कहते हैं, उस धुंध में जब धुआं क्या होता है, मिलता है, उस धुंध में जब सर्दियों के धुंध में जाकर के जो आपका धुआं होता है ना, वो धुआं जब इसमें जाकर के मिलता है, तो इसको मिलने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं धूम कोहरा, जिसे स्मोग कहते हैं। इससे सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे दमा, खांसी और एलर्जी। अगर आपसे कोई पूछता है कि धूम कोहरा से क्या हानि है, तो आप बताओगे कि सर धूम कोहरा से सांस की बीमारियां होती हैं, जैसे दमा हो गया, सांस से संबंधित बीमारी है, खांसी हो गया, सांस से संबंधित बीमारी है, एलर्जी हो गया इत्यादि धूम कोहरा के प्रभाव से उत्पन्न होता है। अब बच्चों आता है बात ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बच्चों आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, ठंडी के दिनों में जब हम
क्या करते हैं, साग सब्जी अपना लगाए रहे होते हैं, साग सब्जी अपना लगा रहे होते हैं, तो ये सब्जियां जब पाला इत्यादि पड़ने लगता है ना, तो ये पाला से खत्म होने लगती है। लेकिन इसी को एक ऐसा आवरण बना देते हैं ना, एक ऐसी पन्नी लगा देते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि इस अंदर में सब्जी लगा देते हैं और इसको चारों ओर से ऊपर एक मतलब हम किसी सहारे जैसे इसको सपोर्ट लगा करके ऊपर से इसे तिरपाल को या पन्नी को हम खड़े कर देते हैं। और ये पन्नी कुछ ऐसी होती है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ना, सूर्य से आने वाली किरणें जो है ना, ये सारी किरणें इसके अंदर तो जा सकती हैं, इसके अंदर तो जा सकती हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकती। और जब कुछ ये किरणों को रोक देता है, कुछ किरणें इससे बाहर नहीं जा पाती, इसलिए अंदर का जो तापमान है, अंदर का जो टेम्परेचर है, वह बना का बना रहता है। और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी से परावर्तित औरक्त किरणों को, जो आपकी ये पृथ्वी थी, पृथ्वी पर कुछ पेड़ पौधे लगे थे, इसमें आपने पन्नी से इसको क्या किया था, ढका था। यहां से सूर्य से प्रकाश से आने वाली किरणें जो थी, इनमें से कुछ औरक्त किरणों को यह अपने अंदर ही क्या करता है, रोक लेता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसके अंदर कुछ किरणें रुक जाती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इससे बड़े पैमाने पर अगर मैं ओजोन के संदर्भ में समझाऊं तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे सूर्यदेव हैं, बड़े पैमाने पर इसको थोड़ा सा समझाऊं तो ये हमारी पृथ्वी माता है, ये हमारे सूर्यदेव हैं। अब ये सूर्यदेव से बहुत प्रकार के प्रकाश और ऊर्जा हमको मिलती है। हमने बताया कि पृथ्वी से थोड़े से ऊपर एक लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। और सूर्य से आने वाली किरणों को यह क्या करता है, अपनी ओर जाने देता है, इसको वापस नहीं जाने देता, बहुत सारी किरणों को ये रोक लेता है। अब इससे क्या होता है कि ये पृथ्वी का तापमान इसके अंदर का क्या होता है, बना का बना रहता है। पृथ्वी पर गर्मी जो है बनी की बनी रहती है, क्योंकि ये सारी किरणों को वापस नहीं जाने देता। अगर जितनी किरणें आई सब की सब वापस चली जाती ना, तो पृथ्वी पर गर्मी का नाम निशान भी नहीं रह पाता। तो इसलिए ये भी एक ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाती है। तो यही कह रहा है, पृथ्वी से परावर्तित औरक्त किरणें को वायुमंडल की कुछ गैसें क्या करती हैं, रोक लेती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत लंबे चौड़े से टीचर लोग पढ़ाते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को, ताकि बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन इतना छोटी सी बात बस आपको समझनी है और अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। साइंस की देखिए एक खूबसूरती होती है कि जो परिभाषा आपको आपकी भाषा में आ रही है ना, आप अपनी भाषा में परिभाषा को लिख दो, बस आपकी परिभाषा सही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों, जो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं समझिएगा। एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, एक आपका मीथेन है, एक आपका ओजोन है, एक आपका CFCS जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये चार चीजें आप याद रखिएगा, CO2, मीथेन गैस, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं बच्चों। यदि गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होने लगेगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अम्लीय वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं बच्चों। एसिड रेन क्या होता है बच्चों, जब वायु में देखिए पहली पहली बरसात जब होती है, पानी जब बरसता है, तो उस बरसते हुए पानी में ना सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 वर्षा के जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, खट्टा हो जाता है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। तो जब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है, घुल जाती है, तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्य अम्ल कौन सा है, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट अम्ल हैं, इनका सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। अब इससे देखिए हानियां क्या होती हैं, आइए मैं इसको समझाता हूं। पत्तियां पौधों की पीली होकर झड़ जाती हैं,
जल स्रोत क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मछलियां क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। इमारतें और मूर्तियां जैसे ताजमहल क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो ताजमहल है ना, ताजमहल का रंग कहते हैं कि कैसा होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। ताजमहल का जो रंग है कैसा होता जा रहा है, आपका पीला होता जा रहा है। तो यह क्यों होता जा रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा कंटिन्यू जब हो रही है तो इसके रंग को बर्बाद कर रही है, क्षतिग्रस्त कर रही है। तो इमारतें और मूर्तियों को भी यह नुकसान पहुंचाता है बच्चों। अब देखिए आता है जिसका हम बात कर रहे थे, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझिएगा, हमारे चारों ओर की वायु अपने भार के कारण पृथ्वी की सतह पर जो बल डालती है उसे वायु दाब कहते हैं। देखिए, पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी घूम रही है, इसके अंदर ही वायु है। अब वायु के जो कण है ना, जब पृथ्वी घूमती है तो इधर उधर टकराते हैं। तो इनके टकराने से, इनके भार की वजह से जो बल पृथ्वी पर पड़ता है ना, उस बल को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिद्धांत इसका क्या है, वायु के अणु दीवार से टकराकर दबाव डालते हैं। ये अणु जब दीवार से टकरा रहे हैं ना, पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे कस के, तो ये वायु से, दीवारों से टकरा करके क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दाब भी कम हो जाता है। हमने बताया कि जब पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे तो इसका दाब भी कम हो जाएगा और वायु का घनत्व भी कम हो जाएगा। वायु का घनत्व भी, अब घनत्व क्या चीज होती है सर, थोड़ा सा इसको भी बता दो। जैसे मान लो इतना छोटा सा क्षेत्रफल मैंने यहां लिया और इतना छोटा सा क्षेत्रफल यहां लिया। मान लो दोनों का क्षेत्रफल सेम है, यानी कि दोनों, मान लो एक गिलास हमने यहां पे रखा और दूसरा गिलास हमने यहां पे रखा। अब देख रहे हैं कि इसमें, इस गिलास में, ऊपर वाले गिलास में मात्र हवा के 4 अणु हैं और नीचे वाले गिलास में हवा के 6 अणु हैं। तो यहां पर नीचे वाले गिलास का घनत्व तो ज्यादा है और ऊपर वाले गिलास का घनत्व तो कम है। इसे ही हम घनत्व कहते हैं। तो इस चीज को आप समझ सकते हो। अब इसका प्रभाव देखिए, वायु दाब का प्रभाव क्या क्या होता है। जब वायु दाब कम होता है तो रक्त वाहिनियां फूलने लगती हैं। हमने बताया था आपको कि जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाता है, तो वायु दाब क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण वो वायु सिलेंडर लेके जाता है पीछे, ताकि जब उसको ऑक्सीजन की कमी पड़े ना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो उसे ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उसकी रक्त वाहिनियां फूले ना और उसको अत्यधिक दर्द का सामना न करना पड़े। उसी तरह से जब समुद्र के अंदर कोई गोताखोर घुसता है तो वह भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, क्योंकि नीचे का वायु दाब कम है। और जैसे जैसे वह नीचे जाएगा, जैसे जैसे समुद्र के अंदर नीचे जाएगा, तो वायु दाब कम होता जाएगा और उसकी रक्त वाहिनियां फूलने लगेंगी। तो इसलिए वह वायु का सिलेंडर लेकर जाता है। वायु दाब में परिवर्तन से मौसम क्या होता है, बदलता है बच्चों। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वायु दाब को मापने का यंत्र जो है ना, बैरोमीटर। यानी आपसे कोई पूछे वायु दाब किस में मापते हैं बच्चों, तो आप बताओगे कि सर बैरोमीटर में मापा जाता है। और सामान्य मान इसका जो है, पारे के स्तंभ पर ये 76 सेंटीमीटर इसका मान होता है, 6 सेंटीमीटर में। और जो इसका वायुदाब का जो मात्रक होता है पास्कल, पास्कल में पूछे तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। आगे आइए समझते हैं समान गहराई पर समान दाब। देखिए ये क्या चीज है, यदि किसी बर्तन में पानी भरा हो और समान ऊंचाई पर छेद किया जाए तो सभी छेदों से पानी बराबर दूरी पर गिरेगा। जैसे यहां पे आपका एक बर्तन रखा हुआ है, अब इस बर्तन में आपका पानी क्या हुआ है, पानी आपका भरा हुआ है बर्तन में। अब इस बर्तन में मैं 2 जगह पे छेद करता हूं, एक जगह आपका ये है और सेम ऊंचाई पर यहां पे भी हम एक जगह क्या करते हैं, छेद करते हैं, समान छेद। तो यहां से कह रहा है कि यहां से जितनी दूरी पर पानी जाके गिरेगा, ठीक उतनी ही दूरी पर यहां भी पानी आकर के गिरेगा। समान ऊंचाई पर छेद किए जाएं तो सभी छेदों से पानी बराबर दूरी पर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी समान होगी। यह दर्शाता है कि समान गहराई पर दाब क्या होता है, समान होता है। यानी 100 बात की एक बात कि यह समान गहराई पर समान दाब होता है। यह चीज आप बात को समझिएगा। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे मुख्य प्रश्न जो है, वायुमंडल में पूछ रहा है सबसे अधिक गैस कौन है बच्चों। जैसा कि हमने बताया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बनाने की रासायनिक समीकरण आपको यह भी बताया गया, समझाया गया। अम्ल वर्षा
के कारण कौन सी गैसें हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हमने आपको बताया। अगला है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किन किन गैसों से होता है? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मेथेन, तीसरा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा ओजोन। ये 4 गैसें हमने बताया था कि याद रखिएगा, जो कि है। वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए, तो वाहन और कारखाने हैं। वायु दाब मापा किसमें जाता है? बैरोमीटर में। अम्ल वर्षा से कौन सा स्मारक प्रभावित है? तो आपका ताजमहल प्रभावित है। आइए आपके बुक के अब प्रश्न पत्र जो हैं, प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है ना, वह आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों सही विकल्प में देखिए, पहला प्रश्न जो है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है 78% है ना, ऑक्सीजन कितनी है आपकी? 21% है, और हीलियम गैस पाई ही नहीं जाती। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है? नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोजन पदार्थों में किया जाता है, भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि क्या यह भोजन को ऑक्सीजन देती है? जी नहीं। क्या भोजन को यह कार्बन डाइऑक्साइड देती है? जी नहीं। क्या यह भोजन को प्रोटीन देती है? जी नहीं। यह भोजन को ताजा बनाए रखती है, इसलिए ग विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या तीसरा है, क्या कहता है प्रश्न संख्या तीसरा कि पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब दर्शाता है? तो 76 सेंटीमीटर, अभी ही हमने बताया। अगर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल रहे तो ये आपका पास्कल में है, और सेंटीमीटर में कितना है? 76 सेंटीमीटर। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में चौथा प्रश्न जो है वह कहता है ऑक्सीजन गैस वायु से, बताइए, क्या भारी है? क्या नहीं। हल्की है? क्या नहीं। न यह भारी है और ना ही हल्की है, ग विकल्प आपका सही है। अगले क्रम में पृथ्वी के वायुमंडल गर्म होने का क्या कारण है? क्या ओजोन परत है? नहीं। क्या ऑक्सीजन है? नहीं। क्या नाइट्रोजन है? नहीं। तो क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हमने बताया कि यह वायुमंडल को क्या करता है? गर्म करता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिएगा, पहला आपका जो है वह है कि यहां पे भरना है कैसे गैस पदार्थ के जलने में सहायक, कौन सी ऐसी गैस है जो जल पदार्थों को जलने में सहायक है? तो हमने आपको बताया ऑक्सीजन। जलती नहीं है किंतु जलने में बच्चों सहायक है। अगले क्रम में दूसरा प्रश्न, नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया NH4, जब हमने बताया था ना, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तो NH3 से नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक प्राप्त किया जाता है अमोनिया से, ठीक है। अब तीसरे क्रम में जो प्रश्न है बच्चों वह है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है? बढ़ता है ना? नहीं सर, कम होता है, आपने तो बताया है, तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ऑक्सीजन पानी में क्या होता है? अल्प विलेय होता है, कम घुलनशील होता है, ये हमने सबसे शुरू में आपको बताया था। अब देखिए आपके कुछ यहां पे और प्रश्न है जिसमें सही गलत का निशान लगाना है। आइए पढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है ना? जी सर 10% है। 10% कैसे है? 21% हमने बताया था ना, तो ये ऑप्शन कैसा है? गलत है। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पे नाइट्रोजन गैस बनती है ना? जी सर नहीं जी, ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। जी बिल्कुल सही बात है। गुब्बारे में वायु दाब उसके अंदर की हवा के दीवारों से टकराने से उत्पन्न होता है। बिल्कुल, वायु दाब हमने पढ़ा ना कि वायु के कण जब दीवारों पर टकराते हैं तो वायु दाब उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। जी बिल्कुल सही बात है, ताकि उसका फिलामेंट खराब ना हो। अब देखिए सही जोड़े आपको क्या करना है? मिलाना है। अब इस सही जोड़े में देखिएगा कि आपका कौन कौन सा किसमें मिलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन श्वसन के लिए लाभदायक होता है। भोज्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO क्या होता है? 4।
ये आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न है ना, लघु उत्तरी प्रश्न बनाना है आपको। वायु के संगठन को बताना है, वायु के संगठन को क्या करना है, बताना है। वायु एक मिश्रण है जिसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन होता है, तथा जलवाष्प और धूल अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में उसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि ऑक्सीजन बनने की विधि को चित्र सहित समझाइए। देखिए इसकी विधि को समझाई दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर यह बनता है। विधि आपका यहां पे लिखा हुआ है कि एक परखनली में KMnO4 डालते हैं, इसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस गैस को पानी से भरी उल्टी परखनली में इकट्ठा किया जाता है। चित्र आपके किताब में दिया हुआ है, बना लीजिएगा, हमने भी बनाना आपको सिखाया है। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो है, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखना है और उसके रोकथाम। इसके कारण को भी हमने बताया है आपको कि किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है, और इसको रोकने का उपाय भी बताया है कि अधिक पेड़ लगाना चाहिए, खुले में कचरा न जलाना चाहिए, वाहनों की नियमित जांच करानी चाहिए, सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, फैक्ट्रियों में फिल्टर लगाना चाहिए या चिमनियों को और ऊपर उठाना चाहिए। नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग इसको भी बताया है हमने, पौधों की वृद्धि के लिए, अमोनिया और उर्वरक बनाने के लिए जो NH3 होता है, जो अमोनिया, उसको बनाने में लिए इसका उपयोग उर्वरक के अंतर्गत किया जाता है। विद्युत बल्बों में भरी जाती है। पैक खाद्य पदार्थों को ताजा रखने में नाइट्रोजन का प्रयोग बच्चों किया जाता है बच्चों। अब अगले क्रम में प्रश्न संख्या 5वां जो है ना, अम्ल वर्षा क्या है। देखिए सारे प्रश्न आपके उसी चैप्टर से लिए गए हैं जिसका उत्तर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अम्ल वर्षा क्या है, यह किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर अम्ल बना देते हैं, इसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। हानिकारक प्रभाव इसके क्या क्या है, यह फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जल स्रोत को प्रदूषित करता है बच्चों, मछलियों की इससे मृत्यु हो जाती है, इमारतों और मूर्तियों जैसे ताजमहल का क्षरण होने लगता है। अब देखिए अतिरिक्त कार्य भी दिया हुआ है इस आपके बुक में, इसको आप लोग पढ़िएगा स्वयं से और खुद से कीजिएगा। इस तरह से आपका यह प्यारा सा सेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हम हर चैप्टर में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।